Hello everyone, a warm welcome to once again in my channel and I am your educator सौरभ। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट सेकंड। पार्ट वन में ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है काइंडली वो उसको वॉच जरूर करें। तो आज जिस साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच को हम फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स जो है वो कहते हैं। अभी ने ये क्यों कहा जाता है वो धीरे धीरे हम जब टॉपिक में जाएंगे हमें पता लगता रहेगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एनालिन डाइस। तो ये डाइस जो हैं वो बैक्टीरियल स्टेनिंग के लिए जो है वो वेरी यूजफुल होती हैं। इन्होंने अगार अगर एज वेल एज जेलेटिन को भी यूज किया था। तो रॉबर्ट कॉच इन्होंने क्या किया था, ये वेजिटेबल और जो सॉलिड फ्रूट्स रहते हैं इनको ये बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज थी जो उनमें ग्रो नहीं कर पाती थी। तो इसके बाद इन्होंने जेलेटिन को जो है वो यूज करना शुरू कर दिया और जेलेटिन को ये एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है वो यूज करते थे। दे यूज जेलेटिन एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। बट जेलेटिन का एक ड्रॉबैक था, जेलेटिन का एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि ये 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो लिक्विड हो जाता था, विच इज ए वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर हिम दैट टाइम। तो उसके बाद उन्होंने अगार का यूज किया। अगार की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो स्टेबल रहता है एंड 45 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। 45 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जिन लोगों ने सबसे पहले अगार को यूज किया था उनका नाम है वेल्थर, हेसी एंड फेनी ई हेसी। इन्होंने सबसे पहले जो है वो अगार का यूज किया था और इन्होंने ही कॉच को जो है वो प्रेफर किया था कि वो अगार को यूज करें। आफ्टर दैट रॉबर्ट कॉच ने कंफर्म किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो जर्म होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, वो मे बी बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरसेस कुछ भी हो, वो इलनेस कॉज करते हैं। तो जब रॉबर्ट कॉच एंथ्रेक्स पर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कैटल जिसकी डेथ एंथ्रेक्स की वजह से हुई है वहां उन्हें एक रॉड शेप के बैक्टीरिया जो है वो दिखाई दिए, जो कि एक हेल्दी एनिमल में प्रेजेंट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को वहां से आइसोलेट किया और एक हेल्दी एनिमल में इंट्रोड्यूस करवाया और वहां पे उस ऑर्गेनिज्म ने जो है वो अपने डिजीज के सिम्टम्स शो किए। तो इस तरह से रॉबर्ट कॉच ने जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स के बारे में जो है वो बताया था, दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। एज वेल एज उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बताया था, विच इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो रॉबर्ट कॉच ने जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। आइए हम उनके कुछ पोस्टुलेट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिया था वो था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज एंड एब्सेंट इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर कोई डिजीज हो रही है तो वहां पे उस डिजीज को कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है, कोई वायरस हो सकता है, वो प्रेजेंट होना चाहिए और हेल्दी ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होना चाहिए। उनका सेकंड पोस्टुलेट था कि सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है उसे हम अगर आइसोलेट करें और प्योर कल्चर में जो है वो ग्रो करवाएं तो वो ग्रो करना चाहिए। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इन हेल्दी होस्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, हेल्दी एनिमल्स में अगर इनोकुलेट करवाएं तो सेम डिजीज जो है वो
कॉज होनी चाहिए इस ऑर्गेनिज्म के थ्रू। एंड अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द डिजीज होस्ट। तो जिस होस्ट में वो डिजीज कॉज कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम वहां से उसकी आइसोलेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही थी कि 1 माइक्रो 1 डिजीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो कहना चाहते थे कि स्पेसिफिक जो डिजीज है इज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज हो रही है तो वो कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज कर रहा है। तो रॉबर्ट कॉच के बाद अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक फंगस को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये फंगस क्या करती थी, ये इनहिबिट करती थी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के एक्शन को। ये फंगस इनहिबिट करती थी स्टेफ ऑरियस के एक्शन को। ओके, तो इन्होंने आइडेंटिफाई की थी एक एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। 1929 में इन्होंने पेनिसिलिन को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने ये भी बोला था कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनके पास एंटी माइक्रोबियल जो है वो एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सलाइवा है, ठीक है, नेजल म्यूकस है। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। एंड फ्लोरे एंड चेन ने क्या किया था, इन्होंने आइसोलेट किया था, दे आइसोलेटेड पेनिसिलिन। इन्होंने पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था इन प्योर कल्चर। दे आइसोलेटेड द पेनिसिलिन इन प्योर कल्चर। तो आफ्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हम बात करते हैं सैलमन ए वैक्समैन की। तो इन्होंने जो है वो एंटीबायोटिक टर्म को कॉइन किया था और इन्होंने आइडेंटिफाई की थी स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम। तो 3 एंटीबायोटिक जिनका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन, दूसरी है एक्टिनोमाइसिन एंड थर्ड वन इज नियोमाइसिन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो।